नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी उतार चढ़ाव, जिसे लिखा है शीतांशु भरद्वाज जी ने। कई दिनों की रस्साकसी के बाद अंततः कल शाम सरकार गिर ही गई। खबर मिलते ही अधिकारी वर्ग घी के चिराग ही जलाने लगे। उन सब की जैसे जान में जान लौट आई। सभी ने संतोष की सांस ली। क्लबों की रौनक दुगनी हो आई। वहाँ लोग जश्न ही मनाने लगे। प्रमोद पंत भी कल शाम महानगर के मशहूर क्लब में चल दिए थे। महानगर में एक अकेला वही क्लब है जो केवल मर्दों के लिए ही है। पहली बार उन्होंने हल्का सा पैक लिया था। पैक को मनोज के पैक से भिड़ाकर वे हिप हिप हुर्रे कहकर उसे गले से नीचे उतार गए थे। चलो, अच्छा ही हुआ। उपाध्याय की आंखों में सुरूर छाने लगा था। आखिर जाहिल जिंदगी जीने से तो छुटकारा मिला। मियाँ बकरे की माँ कब तक खैर मनाती रहेगी। सक्सेना बोली, सरकार फिर से बनेगी और हमें फिर से बलि का बकरा बनाया जाएगा। वो बात की बात है। योगेश्वर नया पैक बनाने लगे थे। फिलहाल तो सिर पर से लटकती हुई तलवार हट ही गई। आज प्रमोद पंत अपने कमरे में यूं ही टहलकदमी करते आ रहे थे। बाहर धरती पर नवंबर मास की गुनगुनी धूप पसरी हुई थी। वे उस ऊंची इमारत की खिड़की से नीचे के दृश्य देखने लगे। नीचे वही रोजमर्रा की चहल पहल थी। तभी उनके फोन पर बजर बजा। टिर। लपक कर उन्होंने फोन उठा लिया। यस सर, फाइलें भेजूं? उनके पीएम ने पूछा। नहीं नहीं रमाकांत, उन्होंने मनाही कर दी, कल देख लेंगे। राइट सर। पीए ने फ़ोन रख दिया। प्रमोद पंत फिर से टहलने लगे। वे तथाकथित नौकरशाही पर सोचने लगे। ना जाने किसने कब यह नाम दिया होगा। कभी ब्रिटिश शासनकाल में इस शब्द की सार्थकता रही होगी। आज तो सारे ही अधिकारी जनप्रतिनिधियों के हाथों की कठपुतलियां हो आए हैं। ना चाहते हुए भी उन्हें अपने आकाओं की इच्छानुसार काम करना होता है। यार, मुझे तो मध्यकाल के रहीम कवि की याद आ रही है। कल रात क्लब में रविंद्र मिश्रा बोले थे, यह दोहा आज भी कितना सटीक है। सुनाइए ना मिश्रा भाई, प्रमोद पंत ने आग्रह किया था। दोहा इस प्रकार है। मिश्रा गुनगुनाने लगे थे। जो रहीम जग मारियो, नैन बान की ओट, भगत भगत कोई बची गए, चरण कमल की ओट। भाई वाह, गुप्ता ने उन्हें दाद दी थी। यह तो हम लोगों पर पूरी तरह से लागू होता है। यह आका लोग तो हमारे समुदाय को नेस्त नाबूद ही कर देना चाहते हैं। अरे कोई नहीं यार, ठंड रख। आहूजा ने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी। कोई किसी को नहीं मारदा। वो कहा भी गया है ना कि जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। फ़ोन का बजर फिर से टिर्राया। सीट पर बैठकर उन्होंने फ़ोन उठा लिया। हाँ भाई रमाकांत। सर, आपका फ़ोन है, पीए ने कहा। कोई मलकानी साहब हैं। दो। वे ठीक से बैठ गए। अगले ही क्षण वे मलकानी साहब से मुखातिब हुए। नमस्कार साईं, कैसे हो? ठीक हैं पंजी, मलकानी साहब ने पूछा। शाम को तो क्लब आओगे ना? अरे नहीं यार। वे असमर्थता जतलाने लगे। शाम को घर पर एक ज़रूरी काम है। वैसे क्लब में तो इस बार विदेशी मंगवाई है। धन्यवाद मित्र, मैं नहीं आ पाऊँगा। वे बोले, आज बिटिया को देखने वाले आ रहे हैं। देन ऑल राइट। मलकानी साहब ने फ़ोन रख दिया। प्रमोद पंत सीधे सीट से उठकर आराम कुर्सी पर धंस गए। उन्हें लग रहा था जैसे सरकार गिरते ही उनके सिर पर का बोझ उतर गया हो। एक वही नहीं, सभी मंत्रालयों के अधिकारियों की यही स्थिति थी। गद्दी पर बैठे आका उन्हें चैन की सांस नहीं लेने देते थे। ना चाहते हुए भी तब उन्हें उनके दरबारों में हाजिरी बजानी होती थी। अभी पिछले महीने की ही तो बात है। चौथी इमारत के 5वीं मंजिल की खिड़की से कूदकर एक दक्षिण भारतीय अधिकारी ने आत्महत्या कर ली थी। वह समाचार जब अखबारों में छपा था तो अधिकारी वर्ग में दहशत ही छा गई थी। उस अधिकारी का कसूर यही था कि उन्होंने आका के गलत सलत कामों में सहभागी बनने से इनकार कर दिया था।
तब ऊंची कुर्सी पर बैठे हुए आका ने उन्हें तरह तरह की यंत्रणाएं देनी शुरू कर दी थी। उन्हें गुंडों से मरवाने तक की धमकी दी गई थी। यही नहीं, उनके पीछे सीबीआई भी लगा दी गई थी। उनकी जेब से मिली चिट्ठी ने उनकी सारी मानसिकता उजागर कर दी थी। भड़ाक! उस आवाज को सुनकर प्रमोद पंत चौंक उठे। सीट से उठकर वे खिड़की पर जा खड़े हुए। नीचे सड़क पर सवारियों से भरी हुई एक बस फुटपाथ के पेड़ से जा टकराई थी। इमारत के आसपास बहुत सारे वाहन खड़े थे। लाल बत्ती वाली कारें नदारद थीं। तभी उन्हें एक परिचित कार दिखाई दी। वह भाई जी की निजी कार थी। अब उनका इस इमारत से क्या लेना देना? वे उन्हीं के बारे में सोचने लगे। अपने पहनावे से भाई जी कितने सीधे साधे लगते हैं, किंतु अंदर से तौबा तौबा। जब वे मंत्री पद पर थे तो अधिकारियों के ऊपर कहर ही बरपाया करते थे। वे सभी को अपनी अंगुलियों पर नचाया करते। पिछले सप्ताह उन्होंने उन्हें भी तो अपने चैम्बर में बुलवाया था। उस दिन प्रमोद पंत अपने कार्यालय ना जाकर सीधे ही भाई जी के चैम्बर में जा पहुंचे थे। उनके पीए ने बताया था कि उन्हें एक गोपनीय कार्य के लिए बुलवाया गया है। उन्होंने कुछ सूंघते हुए पूछा था, कुछ पता तो चले कि काम क्या है। कहा ना सर, पीए बोला था, काम एकदम ही गोपनीय है। 10 मिनट बाद वे भाई जी के चैम्बर में थे। उन्हें अभिवादन कर वे वहीं एक ओर बैठ गए थे। भाई जी ने सिर हिलाकर कहा था, आइए मिस्टर पंत, बैठिए बैठिए। प्रमोद पंत उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए थे। भाई जी के स्वर में मिश्री घुली आई थी। कहिए, आपका ऑफिस कैसे चल रहा है? सब सामान्य है सर, उन्होंने कहा था। ये देखिए, भाई जी ने उनके आगे एक लाल फीते वाली फाइल रख दी। ये टेंडर आज ही खुलने हैं। इसका ठेका अमित कंस्ट्रक्शन कंपनी को ही जाना है। प्रमोद पंत उस फाइल को देखने लगे थे। वह सार्वजनिक निर्माण विभाग की फाइल थी। उसमें करोड़ों रुपए से बनने वाली एक सरकारी बस्ती के टेंडर थे। अन्य टेंडरों के साथ उसमें अमित कंस्ट्रक्शन कंपनी का टेंडर भी सबसे ऊपर रखा हुआ था। क्यों? भाई जी ने उनका मन टटोला था। ये टेंडर तो, उन्होंने शंका प्रकट की थी, ये तो सारे ही टेंडर बोगस लगते हैं। यह मामला मेरी निगाह से भी नहीं गुजरा है। देखो भाई जी गंभीर हो आए थे। आदमी का उसूल होता है कि वह मिलजुल कर खाए। इस कंस्ट्रक्शन में कुछ गुंजाइश है, उसका 25% आपको भी मिलेगा। देखिए साहब, उन्होंने कहा था, मैं इस प्रकार के काम नहीं किया करता। मुझे सरकार की ओर से सारी सुविधाओं के साथ साथ अच्छा खासा वेतन भी मिल रहा है। इस निर्माण कार्य के लिए फिर से टेंडर मंगवाने होंगे। मिस्टर पंत, भाई जी अड़ियल स्वर में बोले थे, परसों ही एक मामले में नानू करने पर मिस्टर डिसूजा को मैंने बोरिया बिस्तर बंधवा कर उन्हें अंडमान निकोबार भिजवाया है। अब आप भी सोच लीजिए। ठीक है साहब, उन्होंने कहा था, मैं इस पर सोच कर ही 2-1 दिन में आपको बता दूंगा। अरे भाई जी उन्हें फिर से समझाने लगे थे, इस मामले पर फिर से ठंडे दिल से सोच लेना। जी, वे उनके चैम्बर से बाहर चले आए थे। दूसरे ही दिन ऑफिस पहुंचकर प्रमोद पंत ने सबसे पहले अपने अधीनस्थ अधिकारी को अपने पास बुलवा लिया था। वे उस पर लाल पीले होने लगे थे। कंस्ट्रक्शन फाइल भाई जी तक किसने भिजवाई? उन्होंने ही मंगवाई थी, मनचंदा बोले थे। मंत्री जी की बात टाली भी तो नहीं जा सकती ना। आपने बिना मुझे बताए वह फाइल वहां कैसे भेज दी? वे उस अधिकारी पर सवार ही हो गए थे। सॉरी साहब, मनचंदा की गर्दन झुक गई थी। मिस्टर मनचंदा, तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा, वे बोले थे। तीसरे दिन उन्हें फिर से भाई जी का फ़ोन आ गया था। उन्होंने पूछा था, मिस्टर पंत, उस फाइल का क्या रहा? मैंने आपको पहले ही बतला दिया था कि मैं गलत काम नहीं करूँगा। उन्होंने सफाई दी थी, जो भी काम होगा वह नियमाधीन ही होगा। ठीक है, भाई जी क्रोध में भड़क उठे थे। आप भी अपना बोरिया बिस्तर बांध कर तैयार रहिए। ठीक है साहब, उन्होंने निर्भीकता पूर्वक कहा था, आप बदली ही तो करवा सकते हैं ना। उस दिन प्रमोद पंत बहुत परेशान रहे थे। ऑफिस का कामकाज भी वे ठीक से नहीं देख पा रहे थे। उसी रुग्ण मनोदशा में वे घर चले आए थे।
पत्नी को उन्होंने सब कुछ बतला दिया था। प्रमोद, पत्नी का हाथ उनके कंधे पर आ लगा था। तुम तो जल में रहकर मगरमच्छ से बैर कर रहे हो। तुम समझती तो हो नहीं। वे तर्क देने लगे थे। भाई जी उसमें करोड़ों रुपए हड़पना चाहते हैं। बात खुलेगी तो बलि का बकरा मुझे ही बनाएंगे। इससे अच्छा तो यही है कि गलत काम किया ही ना जाए। समय ने पलटा खाया। सरकार गिरी और अधिकारी वर्ग आकाओं के सिकंजों से मुक्त हो आया। प्रमोद पंत भी तो खुली हवा में सांस लेने लगे। फोन, भाई जी आपसे मिलना चाहते हैं, पीए ने कहा। उन्हें भेज दो। वे ठीक से बैठ गए। भाई जी उनके कमरे में आए तो उन्होंने कुर्सी से आधा उठकर उनका स्वागत किया। पधारिए भाई जी। हाँ तो पंत साहब। कुर्सी पर बैठकर भाई जी ने वही प्रसंग छेड़ दिया। उस फाइल का क्या रहा? मैंने कहा ना कि वे मुस्कुरा दिए। करोड़ों का मामला है, उसके लिए फिर से टेंडर आमंत्रित किए जा रहे हैं। जिसका भी रेट कम होगा उसी को ठेका दिया जाएगा। ठेका अमित कंस्ट्रक्शन कंपनी को ही मिलना चाहिए। यदि उसके रेट सबसे कम हुए तो। अरे भाई, यहाँ मेरी इज्जत का सवाल है। भाई जी के स्वर में रिरियाहट थी। मैंने उन्हें हरी झंडी दिखला दी है। अब मेरे रहते तो ऐसा हो नहीं सकेगा भाई जी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इनकार कर दिया। अरे हाँ, भाई जी को जैसे कोई भूली हुई बात याद हो आई। आप मनचंदा को सस्पेंड करने जा रहे हैं ना? जी हाँ, वे बोले। उन्होंने गलत काम किया है। अरे भाई उसे छोड़ दो। भाई जी अनुनय विनय पर ही उतर आए। वह बेचारा मारा जाएगा। चलिए, उन्होंने भाई जी की बात रख ली। मैं उन्हें सस्पेंड नहीं करूँगा। देखो भाई जी उन्हें फिर से बरगलाने लगे। आदमी को व्यवहारिक बुद्धि का होना चाहिए। मिल बांट कर खाने का भी एक अलग ही सुख होता है। माफ़ करें भाई जी, उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा। हर आदमी के अपने उसूल हुआ करते हैं। मैं अपने उसूलों से नहीं हटूंगा। जल्द ही चुनाव होने वाले हैं तो हम फिर से उसी कुर्सी पर आ बैठेंगे। भाई जी मुस्कुरा दिए। फिर तो तुम लोग तब की तब ही देखी जाएगी, उन्होंने लापरवाही से कहा। आदमी के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। तुम मानोगे नहीं। भाई जी अपने शुष्क होंठों पर जीभ फेरने लगे। जी नहीं, वे मुस्कुरा दिए। ठीक है। भाई जी पांव पटक कर उठ खड़े हुए। मैं तुम्हें भी देख लूंगा, आप जो चाहें। भाई जी उनके कमरे से बाहर चल दिए। उन्होंने संतोष की सांस ली। वे सोचने लगे, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। आदमी वही है जो उन सब के होते हुए भी अपने उसूलों पर ही डटा रहे, किसी अटल पर्वत की तरह। अभी आप सुन रहे थे कहानी उतार चढ़ाव। आशा है कि यह कहानी आपको बहुत कुछ सिखा कर गई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे प्रोत्साहित करने के लिए एक लाइक करें, अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आप इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं जिससे आगे आने वाली हर कहानियाँ आपको समय पर मिलती रहें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।